अच्छा स्टार्ट करते हैं हम सब। CSS पढ़नी है ना आज। HTML में कोई कन्फ्यूजन? कोई ऐसा बच्चा जिसको HTML सही आती हो हाथ खड़ा करे। और और जो नहीं कर रहे वो, उनको नहीं आती। वैसे शर्म की बात है, मैंने कहा था सबका खड़ा होगा इंशाल्लाह। चलें कोई नहीं, कोई कन्फ्यूजन हुई तो बता दीजिएगा, कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, पढ़ा दिए फिर। चलिए बॉयलर प्लेट आ गया, और यहाँ पर हम अभी के लिए सिंपल एक हेडिंग लगाते हैं, हेलो वर्ल्ड, और इसको गो लाइव कर लेते हैं। अच्छा अभी तक हमने क्या सीखा है? एक बेसिक HTML क्लियर करने के बाद आज हमारा नेक्स्ट गोल है कि हमने इसको, जो स्ट्रक्चर हमने बिल्ड किया है ना, उसको डिज़ाइन करना सीखना है। जस्ट लाइक जिस तरह हमने एग्जांपल ली थी ना कंस्ट्रक्शंस की, जिसमें क्या होता है कि पहले हम एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं ईंटों से, ठीक है। अब वो स्ट्रक्चर सेम हमने वेब में खड़ा करना सीख लिया थ्रू HTML, ठीक है। HTML ने नो डाउट हमें अपनी, क्योंकि वेबसाइट बनाने का मेन जो मकसद है वो ये है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन अच्छे से लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकें, ऐसे ही है ना, ये मेजर हमारा गोल है। अब HTML ने बहुत सारी, मतलब क्या कहते हैं उसे, प्रेजेंटेशंस हमें दे दी। न्यूज़पेपर से निकाल के हमें एक डिजिटल न्यूज़पेपर की तरफ तो ले आया है, और बहुत सारा कंटेंट दे दिया, प्रेजेंटेशंस दे दी कंटेंट को अच्छे से डिस्प्ले करने की। बट अभी भी स्टिल प्रॉब्लम ये है, जैसे यहाँ पर चीज़ें दो ही तरह से शो होती हैं। पहले तो इनका कलर क्या है, ब्लैक एंड वाइट, जिस तरह न्यूज़पेपर में होता है ऐसे ही है ना। दूसरा, इसमें दो ही तरह से एलिमेंट्स शो हो सकते हैं, या वो ऊपर नीचे आएंगे या वो आमने सामने आएंगे। ऊपर नीचे आएंगे इन द केस ऑफ कि अगर वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, आमने सामने आएंगे अगर वो इन द केस ऑफ वो इनलाइन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो इनलाइन टैग्स हैं उनकी हाइट और विड्थ उन पर अप्लाई नहीं होती, सही है। इस वजह से मेजर जो ये एक प्रॉब्लम था वेब की दुनिया में, ठीक है। शुरू में आया विकीपीडिया इस पर बना HTML के ऊपर, तो उन्होंने मतलब इनफ था, प्रेजेंटेशन अच्छी मिल गई थी तो लोगों के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मज़ीद आगे गई ना, फिर लोगों ने प्रिसाइज़ किया कि मतलब कि हम अपनी इंफॉर्मेशन अच्छे से तो कन्वे कर पा रहे हैं, बट स्टिल कोई ना कोई कमी पेशी रहती है, सही है। मतलब इतना अच्छे से नहीं कर पाते। मतलब जैसे ये एक ब्रांड है, लेगेसी इंटरनेशनल ब्रांड। अब ये HTML भी अपनी वेबसाइट बनाता है, तो ये क्या करेगा, डाटा अच्छे से शो कर लेगा लेकिन उसको डिज़ाइन नहीं कर पाएगा, ऐसे ही है ना। मतलब टेबल में डाटा दिखा लेगा, लिस्टों में दिखा लेगा, पैराग्राफ में दिखा लेगा, बट वो जो लुक एंड फील है ना, जैसे मैं आपको कोई वेबसाइट खोलते हैं, एक तो ना मेरे माइंड में सिर्फ यही वेबसाइट आती है, W3 स्कूल्स भी है। अब यहाँ इस वेबसाइट के ऊपर आप देखो ना, तो यहाँ पर एक लुक एंड फील आ रही है, ऐसी है कि नहीं। मैं यहाँ पर जाता हूँ तो एक इन्फॉर्मेशन को एक अच्छी वे से डिस्क्राइब किया गया है। जस्ट लाइक यहाँ पर इसके ऊपर मैं माउस लेके आ रहा हूँ तो ये नीचे से बॉर्डर जो है ये फुल होता है, सही है। फिर ये थोड़ा सा ट्रांसलेट कर रहा है ऊपर की तरफ, फिर ये चीज़ें एनिमेट होके आमने सामने आ रही हैं। इस तरह के लुक एंड फील हम HTML के थ्रू अचीव नहीं कर पा रहे, ऐसे ही है ना। HTML में हम ये भी काम नहीं कर सकते, मतलब दो चीज़ों को आमने सामने नहीं ला सकते, ठीक है। वो दो ही तरह से आएंगी, या वो ऊपर नीचे हैं या वो फिर आमने सामने आएंगी, बट वो साथ साथ जुड़ी रहें। इस तरह से जो चीज़ें हैं वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, सही है। फिर अगर हम और नीचे चलें, यहाँ पर ये एक रो में मतलब क्या कहते, 3 ब्लॉक्स आ रहे हैं। अब HTML में देखें तो ये तो हम ला ही नहीं सकते, ऐसी है कि नहीं। फिर इसी तरह यहाँ पर अगर आप आओ, ये काउंट्स एनिमेट हो रहे हैं, यहाँ पर ये होवर, ये माउस आप ऊपर लेके जाते हो ना, कोई एक्शन होता है, इसको हम कहते हैं होवर करना। क्या कहते हैं? होवर करना। अब इसके होवर करने पे ये थोड़ा सा एनिमेट हो रहा है। अब ये फंक्शनैलिटी भी अभी हम HTML के थ्रू अचीव नहीं कर सकते। अब ये सारा कुछ डिज़ाइन करने के लिए, ये इस तरह के लेआउट्स लेने के लिए, दो चीज़ों को आमने सामने करने के लिए, डायगनल में दिखाने के लिए, फिर टेक्स्ट का जो कलर्स है, यहाँ पर देखो ये कोई रेड टाइप है, फिर इस तरह से कलर्स, ये हम HTML के थ्रू अचीव नहीं कर सकते, ऐसे है कि नहीं। सिर्फ ब्लैक एंड वाइट और आउटपुट है। इसलिए मेन कंसेप्ट लोगों ने निकाला CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शेड, ठीक है। क्योंकि HTML में लेआउट्स नहीं बनते,
लेआउट्स बनते हैं CSS के अंदर। पहले पहले जब ये वेबसाइट का कंसेप्ट आया था ना, तब ये लेआउट्स की खास ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि लोग न्यूज़पेपर से निकल के डिजिटल में आ गए थे, तो लोगों के लिए इतना इनफ था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गया ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने कहा कि ठीक है यार, इन्फॉर्मेशन तो अच्छी हो गई है, बट इसको मज़ीद अच्छा करना चाहिए। फिर जो बड़े बड़े हमारे सीनियर्स हैं ना, उन्होंने क्या किया, डिफरेंट लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस की, जिनमें एक CSS थी। CSS याद रखना है आपने, ना कोई मार्कअप लैंग्वेज है, ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना और कोई कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है। ये जस्ट एक स्टाइल शीट है जो किसको डिज़ाइन करने के लिए यूज़ हुई है, HTML को, स्ट्रक्चर को। जिस तरह कंस्ट्रक्शन है ना, आप उस इंटों से खड़ा करते हो स्ट्रक्चर, बाद में उसकी डिज़ाइनिंग करते हो, पेंट करवाते हो, सीलिंग्स वगैरह करते हो। अब सेम काम हमने HTML में मतलब HTML से जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है ना, उसकी डिज़ाइनिंग करनी है थ्रू CSS। अब डिज़ाइनिंग करनी किसकी है ये तो बताएं पहले। टैग्स की, ऐसे ही है ना HTML के अंदर जो टैग्स हैं। अच्छा, अब एक तरफ हमारे पास CSS चल रही है डिज़ाइनिंग, एक तरफ हमारे पास HTML चल रही है, ठीक है। अभी ये दोनों सेपरेट सेपरेट है। क्या जो मैं डिज़ाइनिंग करूँगा वो अप्लाई होगी HTML पे, होगी कि नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनके दरमियान कोई अच्छा रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि वो एक सेपरेट फाइल पे चल रही है, HTML सेपरेट चल रही है। दोनों को नहीं पता, CSS को नहीं पता HTML क्या है, HTML को नहीं पता CSS क्या है, ठीक है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम इनको लिंक करेंगे आपस में, सही है। क्योंकि जब तक ये सेपरेट चलती रहेंगी ना, CSS सेपरेट चलेगी, HTML सेपरेट चलेगी, इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, ठीक है। मुझे अगर देखो, मैंने बताया ना कि हमने डिज़ाइन किसको करना है, अपने किए हुए स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर कहाँ पे बना है? HTML के अंदर। तो मैंने HTML को डिज़ाइन करना है ना, अब उसकी डिज़ाइनिंग के लिए CSS यूज़ किया, तो मुझे CSS की में की हुई डिज़ाइनिंग को अप्लाई करना है कहाँ पे? HTML में। इसके लिए मैंने इन दोनों को आपस में बाइंड कर देना, ठीक है, क्योंकि सेपरेट चलेंगी तो इफेक्ट नहीं आएगा। समझ आ गई? ओके। अब CSS ना, हमें इतना तो क्लियर है ना कि हम CSS पढ़ना क्यों चाह रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये अभी मैं आपको प्रूव करूंगा इसको कैस्केड क्यों कहते हैं, ठीक है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे ये क्या है, कोई लैंग्वेज है, आप क्या कहोगे? ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये बस एक स्टाइल शीट है, और ये सिर्फ पर्टिकुलर HTML को डिज़ाइन करने के लिए इंट्रोड्यूस की गई है। इससे और कोई डिज़ाइनिंग आप नहीं करवा सकते, सिर्फ HTML डिज़ाइन करवा सकते। समझ आ गई? ओके। अब हमने तय किया कि CSS सेपरेट चलती रहेगी, HTML सेपरेट चलेगी, तो इफेक्ट नहीं आएगा। हमें इन दोनों को चलाना है, तो आपस में दोनों को लिंक करना है, सही है। अब ये लिंक करने के लिए ना CSS हमें 3 तरीके देती है। अपनी CSS को, डिज़ाइनिंग को HTML के साथ लिंक करने के लिए CSS हमें 3 तरीके देती है। वो मैं 1 बाय 1 यहाँ राइट भी करता हूँ। इनको कह रहे हैं 3 ways of linking CSS to HTML। अच्छा, जो पहला तरीका है ना, जिसके थ्रू हम CSS को लिंक कर सकते हैं HTML में, उसको हम कहते हैं इनलाइन CSS। क्या कहते हैं? इनलाइन CSS। दूसरा जो तरीका है उसको हम कहते हैं इंटरनल CSS, और तीसरे को कहते हैं एक्सटर्नल CSS। ये 3 तरीके हैं जिससे हम अपनी CSS को HTML के साथ लिंक कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 इनको उठाते हैं और अप्लाई करके देखते हैं, सही है। अच्छा, पहला जो तरीका है ना, इनलाइन CSS, ये कैसे आप अप्लाई करते हो कि HTML में हमने जितने भी टैग्स पढ़े हैं, चाहे वो क्या कहते हैं उनको, सेल्फ क्लोजिंग टैग हैं, चाहे वो कंप्लीट टैग के स्ट्रक्चर में है, इनलाइन CSS अप्लाई करनी है ना, तो आपने हमेशा ओपनिंग टैग जो है ना टैग का, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट पास करने हैं स्टाइल का। ये स्टाइल का एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो HTML के तमाम टैग्स के ऊपर चलता है। जितने भी HTML के टैग्स हैं उन सब के ऊपर स्टाइल का एट्रीब्यूट चलता है, चाहे वो सिमेंटिक टैग्स हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल टैग्स हैं, चाहे वो सेल्फ क्लोजिंग है, चाहे वो कंप्लीट टैग्स हैं। ये स्टाइल का एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो HTML के तमाम टैग्स के ऊपर चलता है। हमने कुछ टैग्स पढ़े थे ना, सॉरी एट्रीब्यूट्स पढ़े थे। मैंने आपको बताया था कुछ स्पेसिफिक टू दी टैग चलते हैं, कुछ सब पे चलते हैं। हमने अभी तक सब पे चलने वाला कोई नहीं पढ़ा था। ये पहला एट्रीब्यूट है जो मतलब सब टैग्स के ऊपर चलता है, ठीक है। इसी तरह हम कंट्रोल्स का एक एट्रीब्यूट पढ़ा था, वो सिर्फ ऑडियो और वीडियो पे चलता है। उसको पैराग्राफ में लगाऊंगा तो आएगी, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सही है।
लेकिन ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है, इसको जिस पे लगा देंगे ये इफेक्ट देगा आपको, समझ आ गई। इसके अंदर आप अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पर कुछ राइट कर रहा हूँ, इस पर नहीं आपने जाना ये क्या लिखा है मैंने, इसको मैं अभी ब्रीफ करता हूँ। लेकिन अभी हमारे लिए जो समझने वाली बात है ना वो ये है कि यहाँ पर मैंने अगर इनलाइन CSS लगानी है तो ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल के एट्रीब्यूट पास करना है और उसकी कोट्स में अपनी वैल्यू दे देनी, सही है। अभी इसकी वैल्यू पे हम बात करेंगे, ठीक है। अभी हम जस्ट देख रहे हैं इसको लिंक कैसे करना है। तो पहला तरीका ये है, अब मैंने यहाँ पर वैल्यू दी है तो ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। इसको कहते हैं इनलाइन CSS। इसमें क्लैरिटी है कि जिस भी टैग पे इनलाइन CSS लगानी है उसके ओपनिंग टैग के अंदर जस्ट आपने स्टाइल का एट्रीब्यूट पास करके वैल्यू दे देनी, क्लियर है, ओके। अब दूसरा जो तरीका है वो क्या है, उसके लिए हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, चलो नेम लिख लेता हूँ, ठीक है। अब दूसरा तरीका है इंटरनल CSS। ये अगर आपने लगानी है ना, इनलाइन CSS लगाने के लिए आप एट्रीब्यूट पास कर देते, ऐसे ही है। इंटरनल CSS लगानी है ना तो उसने इसके लिए स्टाइल का एक टैग दे दिया आपको, सही है। मतलब एक बिल्ट इन टैग ही आपको प्रोवाइड कर दिया CSS लिखने के लिए। और ये हम इंटरनल CSS कहाँ पे लगाते हैं, ये हेड है ना हमारा, हेड के अंदर टाइटल के टैग के नीचे आप स्टाइल का टैग लगाते हो और इसके अंदर आप अपनी CSS लिखते हो, सही है। समझ आ गई है कि नहीं। इंटरनल CSS कहाँ पे लगानी है, हेड टैग के अंदर टाइटल के टैग के नीचे, सही है, इंटरनल CSS लगानी है। अभी इस पे ना जाएं, ये क्या लिखा है इस पे हम बात करनी है, लेकिन इतना अभी अंडरस्टैंड करें, इंटरनल CSS के लिए स्टाइल का टैग है और वो लगाना कहाँ पे है, टाइटल के टैग के नीचे। अभी हम इस पर भी बात करेंगे कि ये इसको हेड में क्यों लगाने और कहीं इसी प्लेस पे क्यों नहीं लगाना। अच्छा, इतना क्लियर है पहले दो तरीके। तीसरा तरीका क्या है, एक्सटर्नल CSS। अब एक्सटर्नल का क्या मतलब होता है, एक्स्ट्रा फाइल। अच्छा, अगर हम टेक्निकल वे में देखें, अब एक्सटर्नल CSS आपने अप्लाई करनी है ना तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जिस तरह हम HTML की फाइल्स बना रहे हैं ना मल्टीपल, अब आपने हर पेज को डिज़ाइन करने के लिए एक सेपरेट फाइल बना लिया करनी, सही है। जस्ट लाइक मतलब एक्सटर्नल CSS जब भी आपने बनाने अप्लाई करनी है आपने एक सेपरेट फाइल बनानी, क्योंकि नाम से वाज़ेह है ना कि एक्सटर्नल बिल्कुल सेपरेट चीज़, सही है। आपने क्या करना है, इसके लिए सेपरेट फाइल बना देनी है, नाम जो मर्जी दे दें, इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे HTML में था ना कि पहली फाइल का नेम index.html ही होना चाहिए, इसमें ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप जो मर्जी नेम दे दें। जैसे मैं स्टाइल दे देता हूँ अभी के लिए, बट एक्सटेंशन जो है वो स्टैंडर्ड है, आपने .css ही रखनी है, सही है। इससे ब्राउज़र अंडरस्टैंड करेगा कि ये इसके अंदर HTML को डिज़ाइन किया जा रहा है, इस पर किया हुआ डिज़ाइन मैंने HTML पे अप्लाई करना है, सही है। समझ आ गई है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पर मैं एक और टैग लगा लेता हूँ, जस्ट लाइक H3, और उसमें हम लिख देते हैं लॉरम 3, ऐसा कुछ। और इस पर मैं डिज़ाइन अप्लाई कर देता हूँ H3 बैकग्राउंड कलर ग्रीन, सही है। अब क्या ये अप्लाई होगा, अभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने अब यहाँ पर वो बात आ गई है कि CSS सेपरेट चल रही है, HTML सेपरेट चल रही है, इन दोनों को आपस में लिंक करना है तो ये इफेक्ट नज़र आएगा। अभी मैं आऊँ ना बगैर लिंक किए, तो यहाँ पर देखो इस पर कोई स्टाइल नहीं अप्लाई हुआ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनको आपस में लिंक करना है। अब लिंक करने के लिए ना ये टाइटल के टैग से ऊपर आप एक टैग लगाती हो लिंक का, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। मैंने आपको ये बताया था ना ये टैग कि ये हम CSS की फाइल्स और डिफरेंट हमारे जो थर्ड पार्टी सोर्सेज हैं जो इस वेबसाइट को डिज़ाइन करने में मेरी हेल्प करेंगे, उनसे प्रोजेक्ट को लिंक करने के लिए ये लिंक का टैग यूज़ होता है, सही है। इसके डिफरेंट यूज़ केसेस हैं, जैसे जैसे आगे जाएंगे हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि पहला यूज़ केस है CSS को लिंक करना, तो आपने क्या करना है, लिंक का टैग लगाना है कहाँ पे, हेड के अंदर टाइटल के टैग से ऊपर, नीचे क्या होगा, इंटरनल CSS, सही है। और यहाँ पर आपने दो एट्रीब्यूट्स पास करने हैं, एक रिलेशन, एक हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस से तो हम पहले ही फैमिलियर हैं, ऐसे ही है कि नहीं, इमेज में भी हम देते थे, वीडियो में भी देते थे, इसमें भी हमने क्या करना है, फाइल का
पाथ दे देना है कि ये फ़ाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। सही है, समझ आ गई कि नहीं। रिलेशन यहाँ पे क्या काम करता है कि मतलब ये फ़ाइल का क्या रिलेशन है HTML के साथ, तो मैंने बताया है स्टाइल शीट है। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं। अब मैं अगर आऊँगा ना यहाँ पे सेव करके, तो आप देखो इसका इफेक्ट नज़र आ रहा है, समझ आ गई कि नहीं। अब ये 3 तरीके हमने देखे हैं CSS को HTML के साथ लिंक करने के लिए। रिवाइज करेंगे सारे। इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS कहाँ पे अप्लाई होती है? ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के। इंटरनल CSS कहाँ अप्लाई होती है? हेड के अंदर टाइटल के टैग के नीचे स्टाइल का टैग लगा के। सही है। और एक्सटर्नल CSS, उसके लिए आप एक सेपरेट फाइल बनाओगे पहले, फिर दोनों को आपस में लिंक करोगे तो ये इफेक्ट नज़र आएगा। इसमें क्लैरिटी है? ओके, अब हम इस पे बात करते हैं कि जिस तरह मैंने आपको HTML आपको नहीं पता था, अजान सुन लें। अच्छा, इतना क्लियर है आप सबको ये लिंकिंग के वेज में CSS को लिंक कैसे करना है HTML के साथ। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि देखो, जिस तरह आप स्टार्टअप में आए थे ना, आपको HTML नहीं लिखनी आती थी, ऐसे ही है ना। मैंने आपको 1 बाय 1 उसका सारी चीज़ सिंटैक्स समझाया था, आपको HTML लिखनी सिखाई थी, ऐसे ही है ना। इसी तरह CSS में भी आप स्टार्टर हो, आपको नहीं पता ये किस तरह से राइट की जाती है। हर लैंग्वेज को मैंने बताया था एक लिखने का एक अंदाज़ होता है जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, जिस तरह इंग्लिश है ना, उसमें आप स्पेशल करैक्टर्स पहले कुछ पढ़ते हो ABC, फिर उनसे पूरी इंग्लिश लिखते हो, पैराग्राफ्स, लाइंस, सेंटेंसेस सारे उनको मिला के लिखते हो। इसी तरह HTML मैंने पढ़ाई थी, मैंने बताया था कि ये सारी की सारी ज़ुबान टैग्स की है, इसमें बात करनी है तो टैग्स में ही करनी है। ठीक है, मैंने कोई देखी ऐसी इंस्ट्रक्शन HTML में दी हो बगैर टैग के? नहीं, सारी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं टैग्स के अंदर ही दी हैं। ठीक है, क्योंकि HTML की सारी जो बेस है वो टैग्स हैं। ठीक है, उसमें तो बात ही टैग्स में की जानी। अब जो CSS है ना, CSS ये सारी की सारी बेस करती है प्रॉपर्टीज़ पे। किस पे? प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ठीक है, अब पहले हमने क्या करना है, इस CSS को लिखने का ना एक सिंटैक्स सीखना है। इसको लिखना कैसे है? जैसे मैंने आपको कभी HTML लिखनी सिखाई थी, ठीक है, आपको लिखना आ गया था, बाद में हमने क्या किया था, हमने तो फिर नंबर ऑफ टैग्स ही पढ़े हैं ना। सिंटैक्स पहले सीख लिया था, उसी सिंटैक्स में वो टैग्स ऐड करते रहे हैं। इसी तरह अब हमने CSS लिखने का सिंटैक्स सीख लेना है, फिर हम इसमें नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, जिस तरह HTML में था ना 50-60 टैग थे, इसमें भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है, कोई 80-90 होंगी, इससे ज़्यादा नहीं है। सही है, हम क्या करेंगे, रोज़ 2-3 प्रॉपर्टीज़ को पकड़ लिया करेंगे और उसको सीखा करेंगे। सही, एक चीज़ आपने माइंड में बिठा लेनी है, हर तरह की डिज़ाइनिंग CSS से पॉसिबल है, लेकिन उसको करने के लिए हमें कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ सीखनी पड़ेगी। सही है, वो हम जिस तरह टैग्स हम मैंने आपको सिखाए थे ना, रोज़ के 2 पकड़ लिए, 4 पकड़ लिए, जो बड़े बड़े थे हमने इस तरह से किए थे। इसी तरह इसमें भी रोज़ कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, कोई 2-4। अभी स्टार्टअप है, इसमें आपका तो 1-2 पढ़ लेंगे। सही है, फिर नेक्स्ट मूव करेंगे तो इसमें प्रॉपर्टीज़ को ऐड ऑन करता जाएंगे। ओके, अच्छा, अब मैंने आपसे बात की कि CSS जो है ये सारी की सारी बेस किस पे करती है? प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अब जब भी प्रॉपर्टीज़ का आपके माइंड में कंसेप्ट आता है ना, तो इसके अंदर 2 चीज़ें ठहरती हैं। उन दोनों चीज़ों को हम सेपरेट करते हैं थ्रू कॉलन। ठीक है, इस कॉलन के लेफ़्ट साइड पे आप लिखते हो प्रॉपर्टी का नेम। क्या लिखते हो? प्रॉपर्टी नेम। और राइट साइड पे आप लिखते हो प्रॉपर्टी वैल्यू। सही है, समझ आ गई कि नहीं? प्रॉपर्टी लिखने का सिंटैक्स क्या है? 2 चीज़ें हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं, प्रॉपर्टी वैल्यू और प्रॉपर्टी नेम। दोनों को डिफ्रेंशिएट किससे करने हैं? ये सेंटर में कॉलन लगाना है। कॉलन के लेफ्ट साइड पे क्या है? प्रॉपर्टी का नेम, और राइट साइड पे उसकी वैल्यू, और एंड पे आपने सेमी कॉलन लाजमी लगाना है हर प्रॉपर्टी के ख़त्म होने के बाद। ओके, अच्छा, अब जिस तरह देखो, हम स्टार्टअप में गए थे ना HTML में, हम अपनी तरफ से नेम्स दे रहे थे। हमने हेडिंग बनानी थी तो हम हेडिंग पूरा लिख रहे थे, H1 नहीं लिख रहे थे। पैराग्राफ बनाना था तो पैराग्राफ पूरा लिख रहे थे। फिर उस चीज़ को हमने छोड़ा था और उसके जो बिल्ट इन नेम्स थे वो पकड़े थे। ऐसे ही है ना, जिस तरह HTML ने था ना, HTML ने हमें बिल्ट इन नेम्स दिए थे, हम अपनी तरफ से नेम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। सेम इसी तरह CSS है ना,
इसमें भी सारे के सारे नेम उन्होंने बिल्ट इन कर दिए हुए हैं, प्रॉपर्टी नेम्स। ये उन्होंने, मैंने आपको बताया था ना, प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो आपको दे देंगे ना कंट्रोल कि आप अपने से डिफ़ाइन कर लें, फिर हम तो पता नहीं अजीब अजीब क्या क्या डिफ़ाइन करते रहेंगे। सही है, इसलिए उन्होंने कहा कि इस CSS की ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए हम कुछ नेम स्पेसिफाई कर देते हैं हर प्रॉपर्टी के। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मैं लिखता हूँ कलर, ओके, और इसकी वैल्यू मैं कह देता हूँ ब्लू है। अब क्या ये अभी प्रॉपर्टी है कि नहीं है? नहीं है। कौन कहता है ये प्रॉपर्टी नहीं है? अभी हम जस्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। इस तरह मैंने आपको HTML में एट्रीब्यूट पढ़ाए थे ना, मैंने कहा था 3 चीज़ें हैं उसमें होनी चाहिए, एट्रीब्यूट नेम, इक्वल टू का साइन, उसकी स्ट्रिंग में वैल्यू। तीनों में से एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो वो एट्रीब्यूट नहीं होगा। सही है, सेम काम यहाँ पे है। अगर प्रॉपर्टी के साइंटेक्स में एक भी चीज़ मिसिंग है तो वो प्रॉपर्टी नहीं है, अगर सारी कंप्लीट है तो वो प्रॉपर्टी है। अभी हम उस पर बात करेंगे जो आप कह रहे हैं, बट अभी हम स्टिल सिर्फ प्रॉपर्टी का साइंटेक्स समझ रहे हैं। ओके, समझ आ गई कि नहीं? अब प्रॉपर्टी लगाने का साइंटेक्स क्या है, सारी रिवाइज करेंगे। प्रॉपर्टी का नेम, कॉलन आगे प्रॉपर्टी की वैल्यू और एंड पे सेमी कॉलन। अच्छा, एक और चीज़ है, ये भी आपने ऐड करनी है। जैसे मैं एक और प्रॉपर्टी लिखता हूँ, बैकग्राउंड कलर और आगे इसकी वैल्यू। अब ये प्रॉपर्टी है कि नहीं है ना? इसमें साइंटेक्स पूरा है कि नहीं? 4 चीज़ें होनी चाहिए, नेम, कॉलन, वैल्यू और सेमी कॉलन, तो वो प्रॉपर्टी है। ओके, अब एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर प्रॉपर्टी के नेम में एक से ज़्यादा वर्ड्स आ रहे हैं ना, फिर आप हर वर्ड को सेपरेट करोगे थ्रू हाइफन। किसके थ्रू? हाइफन के थ्रू। जैसे बैकग्राउंड कलर, ये 2 वर्ड्स हैं ना, इन दोनों को मैंने सेपरेट किया है हाइफन के थ्रू। एक है, एक तो फिर ऐसे ही लिख देंगे ना, लेकिन अगर 2 या इससे ज़्यादा वर्ड्स हैं ना प्रॉपर्टी के नेम के अंदर, फिर आप हर वर्ड को सेपरेट करोगे थ्रू हाइफन। समझ आ गई? ओके, अब हमने प्रॉपर्टी लगाना सीख ली। ऐसे ही है कि प्रॉपर्टी लगाने का साइंटेक्स क्या है, समझ आ गई कि नहीं? अब हम डे बाय डे प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं ना होगी। ओके, अब एक चीज़ हमने अंडरस्टैंड करनी है, वो क्या है? यहाँ पर आप देखो कि मैंने प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं, सही है, लेकिन क्या मैंने बताया है CSS को कि ये किस पे लगानी है? नहीं बताया। ऐसे ही है ना, मतलब मैंने CSS में लिख दिया कि कलर ये होगा, बैकग्राउंड ये होगा, लेकिन ये तो बताया ही नहीं किसका होगा। जब ये डिज़ाइन लेके वो HTML के पास जाएगा, HTML में तो बेशुमार टैग्स हैं, लाइक 15-16 तो हम वैसे ही लगा देते हैं बेसिक स्टार्ट करने के लिए। ऐसे ही है ना? तो यहाँ से तो CSS को कन्फ्यूजन होगी ना कि ये मुझे किस पे अप्लाई करना है। उसने कहा ठीक है, प्रॉपर्टीज आपने लिख दी। यहाँ एरर भी वो इसी चीज़ का दे रहा है कि आपने प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर दी हैं, ठीक है, मुझे समझ भी आ गई है, लेकिन मुझे ये भी तो बताए ना कि प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई करनी है आपने। ओके, समझ रहे हो ना? प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रॉपर्टीज़ लिख रहे हैं लेकिन स्पेसिफाई नहीं कर रहे उसको कि ये किस पे अप्लाई करनी है, या जब ये चीज़ लेके वो HTML के पास जाएगा तो HTML कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं इसको सेव करके आऊँ तो यहाँ पर इसी वजह से मुझे इसकी आउटपुट नज़र नहीं आएगी। रीज़न क्या है? मैंने बताया ही नहीं है कि ये प्रॉपर्टीज़ किस पे अप्लाई करनी है। अब ये चीज़ उसको स्पेसिफाई करने के लिए CSS को कि आपने ये प्रॉपर्टीज़ किसके ऊपर लगानी है, यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है CSS सिलेक्टर्स। क्या आता है? CSS सिलेक्टर्स। ये आप कैसे लगाते हो? पहले लगाने का साइंटेक्स देख लेते हैं। इसको लगाने के लिए ना आपने पहले क्या करना है, ये कर्ली ब्रेसेस लगानी है। क्या लगानी है? कर्ली ब्रेसेस। ये एक्चुअली हम ना कोई भी लैंग्वेज है, कर्ली ब्रेसेस हम यूज़ करते हैं एक ब्लॉक बनाने के लिए हर लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अब ये जो होती है ना ब्रैकेट्स जिनमें ये कर्ल होता है उनको हम कहते हैं कर्ली ब्रेसेस। सही है, और जिनके अंदर ये नहीं होता उनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। इसके अंदर आप ये प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करोगे। सही है, समझ आ गई कि नहीं? और इसके स्टार्ट में आप वो सिलेक्टर लगाओगे कि आपने ये प्रॉपर्टीज़ किस पे अप्लाई करनी। समझ आ गई? मतलब CSS सिलेक्टर क्या करते हैं, मैं इसके थ्रू बताता हूँ कि ये टैग है, उसको बुलाओ, उसको लेके आओ या उसको कनेक्ट करो मेरी इन प्रॉपर्टीज़ के साथ। ये जो CSS सिलेक्टर है ना, ये काम क्या करता है, ये आपके जो भी आप सिलेक्टर लगाते हो
उसको HTML से उठा के कनेक्ट करता है इस ब्लॉक के अंदर आपने जो प्रॉपर्टीज़ लिखी होती। सही है। अब ब्लॉक क्यों बनाया है? क्योंकि यहाँ पर ये है ना, मैंने इसका स्टाइल चेंज करना था। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने सिर्फ इसका बैकग्राउंड कलर ही चेंज करना है, मैंने तो इस पर बहुत सारी स्टाइलिंग करनी है। जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पर आएँ, ये एक सिंपल सी हेडिंग नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसका कलर भी चेंज है, इसको अंडरलाइन भी किया है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी है, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी है। इस तरह इस पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लगी हुई हैं। अब इन सारी प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करने के लिए कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ की हैं, किस पे अप्लाई होनी है, उसने कहा कि आपने उसका एक ब्लॉक बना देना है, ठीक है, ताकि मैं इजीली अंडरस्टैंड करूं कि ये ब्लॉक इस पर्टिकुलर टैग का है। सही है। और वो टैग किस तरह से स्पेसिफाई करना है आपने CSS सिलेक्टर के थ्रू। अगर आपसे कोई पूछे CSS सिलेक्टर क्या होता है, आप क्या कहेंगे? हाँ, CSS सिलेक्टर HTML के एलिमेंट को कनेक्ट करता है हमारी CSS डिज़ाइनिंग के साथ। सही है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम CSS सिलेक्टर यूज़ करते हैं। ये आपने कहना है, क्या कहना है, रिवाइज करें। HTML के एलिमेंट को CSS की डिज़ाइनिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए जो टूल हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं CSS सिलेक्टर्स। क्लियर है? ओके। अब मैंने ये पूरा सिंटैक्स यहाँ पे डिफाइन किया है। ओके। अब अगर मैं सेव करके आऊँगा तो यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। अब ये एक बेसिक सिंटैक्स है CSS को लिखने का। अब हम फ्यूचर में जितना भी काम करेंगे इसी सिंटैक्स के ऊपर करेंगे। मेजर हमने क्या करना है, हमने बस इसमें प्रॉपर्टीज़ को ऐड करते जाना है। ओके, मुश्किल तो नहीं लग रहा? ओके। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखो ना, इंटरनल में भी यही सिंटैक्स नहीं लगाया मैंने, यही लगाया ना। सिलेक्टर है, ब्लॉक है और उसके अंदर प्रॉपर्टी है, ऐसे ही है। और यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर थोड़ी सी गेम चेंज है। यहाँ पर मैंने सिलेक्टर नहीं लगाया, मैंने डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाई है, ऐसे ही है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि CSS सिलेक्टर आप लगाते हो उसको स्पेसिफाई करने के लिए कि ये एलिमेंट है, इस पे मैंने ये डिज़ाइनिंग अप्लाई करनी। लेकिन यहाँ पर तो मैं लगा ही उस एलिमेंट के अंदर रहा हूँ, ऐसे ही है ना। मतलब उस टैग के अंदर ही मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि इस पे ये डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पर मुझे सिलेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई? इतने में कोई कन्फ्यूजन? ओके। अब एक और चीज़ है कि यहाँ पर ये एंड पे आप सेमी कॉलन क्यों लगा रहे? सेमी कॉलन लगाने की रीज़न क्या है कि मैं इसको इस तरह से भी लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जो सेमी कॉलन है ना, ये आइडेंटिफाई करवाता है कि ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। जिस तरह इंग्लिश में है ना, आप सेंटेंस कंप्लीट करते हो किसके साथ? फुल स्टॉप के साथ। आप इसमें सेंटेंस कंप्लीट करते हो थ्रू सेमी कॉलन। कंप्यूटर की कोई भी लैंग्वेज है, उसमें आपने इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी है तो एंड पे सेमी कॉलन लगाना है। ये हमारी IT की ज़ुबान लिखने का एक वे है। समझ आ गई? अच्छा, अब ये चीज़ ना मुझे दो चीज़ों में हेल्प कर रही है, दो पर्सन्स की हेल्प करने में ये सेमी कॉलन मेरी हेल्प कर रहा है। कैसे? एक डेवलपर की एंड की प्रॉब्लम है, एक क्या कहते हैं, क्लाइंट के एंड की है। अगर मैं यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं ना लगाता तो CSS यही समझेगा कि ये कोई वैल्यू है। सही है? समझ रहे हो कि नहीं? उसको ये नहीं पता चलेगा कि ये एक सेपरेट प्रॉपर्टी है, वो यही समझेगा ये मिलके एक वैल्यू है। उसको सिर्फ ये चीज़ आइडेंटिफाई करवाने के लिए हम एंड पे सेमी कॉलन लगाएंगे, इनको सेपरेट करने के लिए। फिर एक और चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ मैंने ऐसे लिखी है, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करके आता हूँ, फंक्शनैलिटी भी अप्लाई हो रही है, इफेक्ट आ रहा है, ऐसे ही है, लेकिन क्वालिटी नहीं है इसमें। क्वालिटी क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, ये आपको डिज़ाइन यहाँ पे नज़र आ रहा है, खूबसूरत लग रहा है। ओके, आप इसका कोड देखो, आपने वैसे ही अस्तगफिरुल्लाह कह देना। सही है? मतलब उसको अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया। हमने सिर्फ जो यूज़र को दिखाना है ना, उसको अच्छे से मेंटेन किया है। लेकिन जो मेरी फील्ड का बंदा होगा वो ये थोड़ी देखेगा। वो क्या देखेगा? वो आपका कोड देखेगा। सही है? अब कोड में अगर आएगा आपने 10 प्रॉपर्टी इसी एक लाइन में लगाई होगी, वो तो कंफ्यूज हो जाए। अक्सर जो पीआर डेवलपर्स होते हैं ना, हमारे पीआर कौन होते हैं? आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, वो आपका कोड रिव्यू करते हैं। सही है? कि आपने किस तरह से काम किया है, उसके बिहाफ पे आपकी प्रमोशंस आगे से आगे होती हैं। अगर कोई लेट्स सपोज आप अपना भी काम कर रहे हो, ठीक है, बट कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो स्मार्टली चलते हैं, वो आपसे काम करवाने के बाद टेस्टिंग किसी और पर्पस से पर्सन से करवाते हैं।
अब वो जब किसी और पर्सन के पास लेके जाएंगे वो बताएगा इसने तो काम ही अच्छा नहीं किया, ये तो फ्यूचर में स्ट्रक हो जाएगा, ठीक है, फिर आपकी पेमेंट का इशू बनेगा, सही है। तो इसलिए हमने क्या करना है, डेवलपर की अंडरस्टैंडिंग भी बनानी है और यूज़र की अंडरस्टैंडिंग भी बनानी है, समझ आ गई। इसलिए इन दोनों की डेवलपर की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मार्केट का स्टैंडर्ड है कि एक लाइन में एक ही प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। आप एक लाइन में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं लिखो, समझ आ गई, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग रहेगी ना फिर मुझे इससे, ओके। इसलिए हम ये सेमी कॉलन यूज़ कर रहे हैं, सेमी कॉलन से बात चली थी, काम चलेगी। अब हम वापस आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर ये CSS सिलेक्टर मैंने लगाया है ना, जिस तरह CSS को लिंक करने के 3 तरीके हैं ना, इसी तरह ये CSS सिलेक्टर की भी ना 3 टाइप्स हैं। कितनी है? 3। ये पहली टाइप है, इसको हम कहते हैं सिलेक्ट बाय टैग नेम, सही है। ये मैं टैग नेम के थ्रू एलिमेंट को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, ओके। अब इसका मुझे इशू क्या है इसमें, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे आओ, ये मैंने H3 मल्टीपल्स लगा दिए, ये क्या करेगा, सबके ऊपर लगाएगा, ऐसे ही है ना, जबकि मैंने सिर्फ पहले वाले के ऊपर अप्लाई करना था। अब ये तो पंगा है ना फिर, कि मैंने सिर्फ एक पे अप्लाई करना है, वो मैंने टैग नेम के थ्रू सेलेक्ट किया, वो कह रहा है HTML में जितने होंगे सब पे अप्लाई करना, सही है। इस वजह से ना CSS ने इस सिलेक्टर की भी मल्टीपल टाइप्स रखी हैं, ओके। अच्छा, पहली टाइप है उसको हम कहते हैं सिलेक्ट बाय टैग नेम। दूसरा, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने सिर्फ इस टैग के ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है, दूसरों पे नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आपको मैंने ए का टैग पढ़ाया था ना, ए का टैग, उसमें एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे मूव करने के लिए हम क्या करते थे, पहले सेक्शन को यूनिक करते थे, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसको कहूँगा ना H3 पे अप्लाई करो, H3 तो बहुत सारे हैं, वो कहेगा मुझे ये भी तो बताओ किस पे अप्लाई करना है, मैं तो यही समझ रहा हूँ सब पे अप्लाई करना है, ठीक है। अब एक टैग को यूनिक करना हो, हम क्या करते हैं, ID देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ID असाइन कर देंगे, कुछ भी, जैसे हेलो कह दो, और ये ला के मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ओके। ये दूसरी टाइप है सिलेक्ट बाय ID। लेकिन अभी यहाँ पर एक इशू है, मैंने बताया ना CSS नहीं जानता HTML क्या है, HTML नहीं जानता CSS क्या है। अब टैग नेम हम इसी तरह नहीं लिख रहे थे, ऐसे ही लिख रहे थे ना, H3 को मैंने ऐसे ही ला के लिख दिया था, मैंने हेलो को भी ला के ऐसे ही लिख दिया। CSS को नहीं पता चलेगा ये टैग नेम है, ये ID है, ये क्लास है, ये क्या है। अभी इसके ऊपर मैं आपको दिखाऊं, माउस लेके जा रहा हूं, तो ये क्या है, इसको कंसीडर कर रहा है, ये उसको टैग सेलेक्ट कर रहा है, उसको टैग समझ रहा है कि हेलो कोई टैग है। उसको ये बताने के लिए ये टैग नहीं है, ये ID है। आपने क्या करना है, इसके स्टार्ट में लगाना है हैश, क्या लगाना है, हैश। क्लैरिटी है इसमें कि आपने ID के थ्रू सेलेक्ट करना है, तो क्या करना है, ID के नेम से पहले हैश लगा देना है। अब इसके ऊपर माउस लेके आओ, अब इसको स्पेसिफाई हो रहा है कि नहीं, ये ID है, क्लियर है, ओके। ये सेकंड टाइप है CSS सिलेक्टर की, इतने में कोई कन्फ्यूजन। अब तीसरी की तरफ चलते हैं। अब देखो ID है ना, ये बिल्कुल ही यूनिक चीज़ है, मतलब हज़ारों टैग में मैंने एक चीज़ को अच्छा आइडेंटिफाई करने में उसको ID दे दूंगा। हमने तय किया था कि अगर मैंने ID हेलो इसको दे दी है ना, मैं पूरी फाइल के अंदर दोबारा हेलो ID किसी को नहीं दूंगा। जैसे जस्ट लाइक मेरा CNIC है ना, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, वो मेरा आपका सेम कर दे, इशू क्या होगा, आपकी जायदाद मेरी तरफ आ जाएगी, मेरी आपकी तरफ चली जाएगी, इतना कि प्रॉब्लम आएगा, सही है। अब वो कर सकते हैं चेंज, मतलब सेम कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है, क्यों, यूनिकनेस बरकरार रखने के लिए। सेम काम हम यहाँ पे करेंगे। अगर मैंने ID हेलो इसको असाइन कर दी है, मैं और किसी को असाइन नहीं करूँगा, मैं कर सकता हूँ लेकिन करूँगा नहीं, ओके, क्योंकि फिर सेम डिज़ाइन उस पर भी अप्लाई होगा, फिर यूनिकनेस तो बरकरार ही नहीं रही, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब इससे मिलता जुलता एक और एट्रीब्यूट है, मतलब ID तो है बिल्कुल यूनिक चीज़, जस्ट लाइक मेरा CNIC है, वो मेरा ही है, वो और किसी का नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जस्ट लाइक ये एक ग्रुप है, मैंने इनको कोई सेम काम असाइन करना है, तो मैं इनको कोई मतलब आइडेंटिफिकेशन देना चाहता हूँ। अब इस ग्रुप में 5 लोग हैं, 5 को सेम ID दूंगा, फिर तो यूनिकनेस बरकरार ही नहीं, ऐसे ही है।
अब यहाँ पर HTML कहते हैं, मैं आपको एक और तरह का कंसेप्ट देता हूँ, एक और एट्रीब्यूट देता हूँ जिसको हम कहते हैं क्लास। क्या कहते हैं? क्लास। आईडी है एक टैग को यूनिक करने के लिए। अगर आपने एक से ज़्यादा टैग्स को सेम आइडेंटिफिकेशन के थ्रू गेट करने हैं ना, तो आप उसको क्लास असाइन करते हो। ये इसकी एग्जांपल है, जैसे नेम सेम हो सकते हैं ना, इस तरह क्लास सेम हो सकती है, ठीक है। बट जो आईडी है वो कभी सेम नहीं होती, यहाँ पर भी नहीं हो। ओके, समझ आ गई कि नहीं? क्लास हम किस लिए यूज़ करेंगे? अगर हमने 5-6 टैग्स को मिलके सेम आइडेंटिफिकेशन देनी है तो हम क्लास, अच्छा सेम काम हम आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया करेंगे नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड ख़राब होगा, यूनिकनेस फिर बरकरार नहीं रहेगी। इसलिए HTML ने उसके अल्टरनेट में क्लास का कंसेप्ट निकाल दिया कि आप 5-6 टैग्स को आपस में ग्रुप करके सेम आइडेंटिटी देनी चाहते हो, आप क्लास यूज़ कर दो। ओके, अब यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ, अपना नाम ही लिख देता हूँ सुहेब। अब क्लास के थ्रू डिज़ाइनिंग अप्लाई करनी है, ये तीसरी टाइप है CSS सेलेक्टर की, सेलेक्ट बाय क्लास नेम। ओके, अब यहाँ पर मैं ला के क्लास मैंने पेस्ट कर दी। अब क्या ये सही है कि गलत है? गलत है। अभी ये इसको क्या कंसीडर करेगा? टैग। ऐसे ही है, उसको ये बताने के लिए कि ये क्लास है, ये टैग नहीं है, आप इसके स्टार्ट पे लगाओगे डॉट। अब अगर इसके ऊपर मैं माउस लेके आऊँ तो ये क्या समझ रहा है? सही समझ रहा है कि ये क्लास है। ओके, अब अगर मैं आऊँगा ना तो ये अप्लाई हो, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने सेम डिज़ाइनिंग ये तीसरे वाले पे भी अप्लाई करनी है, फिर क्या करूँगा? ये क्लास उठाऊँगा और वो इसको भी दे दूँगा। ओके, मतलब प्रॉब्लम था ना, टैग नेम के थ्रू सेलेक्ट करते थे वो सबको सेम डिज़ाइनिंग दे देता था, आईडी के थ्रू करते थे तो सिर्फ एक को देता था। लेकिन अगर मैंने 2-3 को देना है, सबको नहीं देना, फिर मैं क्या यूज़ कर लूँगा? क्लास। अब रिवाइज करेंगे, CSS सेलेक्टर की कितनी टाइप्स हैं? 3। पहली सेलेक्ट बाय टैग नेम, दूसरी सेलेक्ट बाय आईडी, तीसरी सेलेक्ट बाय क्लास नेम। भूलेंगे तो नहीं कभी? ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है कि जी चले बेसिक CSS सेलेक्टर्स पढ़ने के बाद अब हमने ये चीज़ वेरीफाई करनी है। ये 3 तरीके हैं मेरे पास सेलेक्ट करने के, मैं कौन सा यूज़ करूँगा ज़्यादा? क्लास। रीज़न क्या है? बाय टैग नेम सेलेक्ट करूँगा तो सब पे अप्लाई होगा, आईडी के थ्रू करूँगा तो एक पे अप्लाई होगा, तो सिर्फ मेरे पास बचा क्लास नेम कि मैं कोई 10-12 टैग्स को अगर सेम डिज़ाइन देना चाहता हूँ तो क्लास दे दूँ। अगर आप यहाँ पर आओ ना इस वेबसाइट के ऊपर, अब इन कार्ड्स का डिज़ाइन सेम है, इन सबको क्लास दी गई। समझ आ गई? अच्छा, हम इतना तो हमें ये भी क्लैरिटी होगी कि हमने 3 सेलेक्टर हैं, हमने ज़्यादा यूज़ करने हैं बाय क्लास नेम। ओके, अब एक मज़े की चीज़ है, लेट्स सपोज मैं ये सारा ख़त्म कर देता हूँ। अब हम सिंपल रखते हैं, एक टैग है, इस पे मैंने इनलाइन CSS भी लगा दी, इंटरनल भी लगा दी, और ये सारा ख़त्म करके एक्सटर्नल भी लगा दी। मतलब एक टैग है, उस पर मैंने तीनों तरह से CSS लगा दी। अब कौन सी अप्लाई होगी? आईडी तो है ही नहीं। कितने लोग कहते हैं इनलाइन अप्लाई होगी, और जो कहते हैं नहीं इंटरनल होगी, और जो कहते हैं एक्सटर्नल होगी, और जो कुछ नहीं कहते उनका क्या करें? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ना अगर लेट्स सपोज एक टैग है, उसके ऊपर तीनों तरह से CSS आपने अप्लाई कर दिए, फिर ना यहाँ पे प्रेसिडेंस लेवल देखा जाता है, मतलब किस टैग को, किस लिंकिंग CSS को किसके ऊपर फोकियत हासिल है, मतलब कौन सा वे किस वे को ऑन करता है, प्रेसिडेंस लेवल देखा जाता है सबका। अब जैसे यहाँ पर H1 पे तीनों तरह से अप्लाई है, ठीक है। अब यहाँ पर इनलाइन CSS की जो प्रेसिडेंस है ना, वो बाकी 2 से ज़्यादा है, कह लें इंपॉर्टेंस जो है वो इनलाइन CSS की ज़्यादा है। जब ऐसा कोई तरीका आएगा ना, अक्सर ये इंटरव्यू में पूछते भी हैं कि अगर एक ही टैग पे हमने तीनों तरह से CSS लगा दिया, तो बिना सोचे समझे कह देना इनलाइन CSS अप्लाई हो। क्यों? क्योंकि वो तो टैग नेम के अंदर है, इसमें सिलेक्टर इन्वॉल्व ही नहीं है, ऐसे ही है ना, तो इस वजह से ये अप्लाई होगी। जबकि दूसरों में सिलेक्टर इन्वॉल्व है, उसको आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, सही है, इसलिए इनलाइन CSS अभी अप्लाई होगी। अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना,
तो कौन सी अप्लाई हो रही है? इनलाइन सी एस। और क्यों हो रही है? क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस बाकियों से ज़्यादा है। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से इनलाइन ख़त्म कर दूँ, अब कौन सी होगी? इंटरनल होगी, एक्सटर्नल होगी? जो लोग कहते हैं इंटरनल होगी हाथ खड़ा करें, और जो कहते हैं एक्सटर्नल होगी। ये वैसे ना मुझे काम ख़राब लग रहा है, आधे तो खड़ा ही नहीं कर रहे। मतलब मेजॉरिटी कहती है इंटरनल CSS अप्लाई होगी, सही है? अच्छा, वो किस बिहाफ पे आप कह रहे हैं? आप कहना चाह रही हैं इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा एक्सटर्नल से, ऐसे ही है? चलो ठीक है, आपकी मान लेते हैं। इसको मैं ले आया नीचे। अब बताएं, अब आपकी क्वेश्चन आप पे ही रहते हैं कि आपने कहा है कि इंटरनल की प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो इंटरनल अप्लाई होगी, ऐसे ही है? अब अगर आप आएँ, कौन सी अप्लाई हो रही है? एक्सटर्नल अप्लाई हो रही है। पहले सोच तो लिया करें यार। इनलाइन CSS है ना, उसकी प्रेसिडेंस लेवल सबसे ज़्यादा है, ठीक है? अगर तीनों अप्लाई हैं तो इतना कन्फर्म है कि इनलाइन ही अप्लाई होनी। लेकिन अगर इंटरनल और एक्सटर्नल अप्लाई है ना, इन दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम है, सही है? मतलब दोनों में कोई उतार चढ़ाव है ही नहीं, दोनों का लेवल सेम है। जब दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम है ना, फिर हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि पहले कौन आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है, सही है? जो पहले आएगा वो पहले अप्लाई होगा, जो बाद में आएगा वो बाद में अप्लाई होगा। मैंने आपको HTML में एक कंसेप्ट पढ़ाया था कोड एग्जीक्यूशन का। मतलब ये जो कोड मैं कर रहा हूँ ना, ये किस तरह से चलेगा? लाइन बाय लाइन, टॉप टू बॉटम। मतलब जो टैग पहले लगा है वो पहले ही आएगा, बाद में आने वाला बाद में ही आएगा, सही है? सेम काम यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पर लाइन नंबर वो आया 8 के ऊपर, तो उसने बैकग्राउंड कलर रेड अप्लाई किया। लेकिन लाइन नंबर 13 पे आया, ऐसा नहीं है कि ये सेपरेट फाइल है तो ये इसको इग्नोर कर देगा, नहीं। यहाँ 1000 फाइल्स भी होंगे, ये 1 बाय 1 उन फाइल के अंदर जाएगा और इसकी सारी इंस्ट्रक्शन चला के फिर वापस आ जाएगा उसी लाइन के ऊपर, फिर नेक्स्ट चलेगा, ठीक है? इसलिए उसने लाइन नंबर 8 के ऊपर पहले बैकग्राउंड कलर रेड अप्लाई किया। जैसे ही लाइन नंबर 13 चली, उसने बैकग्राउंड कलर येलो अप्लाई कर दिया, सही है? मतलब जो पहले आएगा वो पहले अप्लाई होगा, जो बाद में आएगा वो बाद में अप्लाई होगा। हमें कौन सा नज़र आएगा? बाद में आने वाला। रीज़न क्या है? क्योंकि बाद में आने वाला हमेशा पहले वाले की जगह ले लेता है, सही है? इसको हम कहते हैं कैस्केड करना। ये जो प्रेसिडेंस लेवल्स है ना, कि अगर तीनों अप्लाई हैं तो इनलाइन CSS ने दूसरों के असर को कैस्केड कर देना है। टेक्निकल जुबान में CSS को हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट इस वजह से कहते हैं कि इसमें इस तरह से ये जो CSS के प्रेसिडेंस लेवल्स है ना, इनके बिहाफ पे इनके असर कैस्केड किए जाते हैं। इस वजह से इसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं, ठीक है? अगर तीनों CSS सेम टैग पे अप्लाई हैं तो कौन सी अप्लाई होगी? इनलाइन CSS। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल है, इनका प्रेसिडेंस लेवल क्या है? सेम है। फिर इन दोनों की डिफ्रेंशिएट कैसे होगी? जो पहले आएगा वो पहले अप्लाई होगा, जो बाद में आएगा वो बाद में अप्लाई होगा। क्लियर है? हाँ, हमें नज़र बाद में आने वाला होगा। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पर। अब कौन सी अप्लाई होगी? येलो आएगा, रेड आएगा। अब मैं इसको बॉडी के एंड पे ले गया, अब लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। और जो कहते हैं रेड आएगा, नहीं, मतलब मेजॉरिटी कहती है नहीं लगेगी। अब आपकी लगेगी। मैंने अभी तो आपको बताया यार, मैंने कहा कोड एग्जीक्यूशन टॉप से बॉटम चलनी है, सही है? तो वो फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि वो कहाँ पर आ रही है। हमें इससे क्या फ़र्क है? हमें तो इतना कंसेप्ट है कि वो टॉप से बॉटम चलना है काम, ऐसी है कि नहीं? जैसे ही लाइन नंबर 23 चलेगी वो ये अप्लाई कर देगा, लाइन नंबर 28 पे ये अप्लाई कर देगा, सही है? आप लोग पता नहीं कहाँ पर पहुँच गए जी। मैं उस पर ही आ रहा हूँ कि ये बॉडी में लगा रहे हैं तब भी अप्लाई हो रही है, ये हेड में लगा रहे हैं तब भी अप्लाई हो रही है। फिर हम इसको कहाँ पे लगाएं? ये प्रॉब्लम है, ऐसे ही है ना? मैं आपको रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे ना मैंने कुछ टैग्स को इंक्रीज़ किया है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये ग्लिच आ रहा है, सही है? हो क्या रहा है एक्चुअली में, जैसे ये HTML की फ़ाइल चलेगी ना 1 बाय 1, सबसे पहले ये सारे के सारे टैग्स बनेंगे, H1 डिस्प्ले होंगे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? ये सारे के सारे चलेंगे,
फिर लाइन नंबर 31 के ऊपर जाके वो इन पे स्टाइलिंग अप्लाई करेगा। अब सोचो ये तो छोटे से टैग हैं, मेरा रिसोर्स काफ़ी हैवी है, तो वो इस वजह से मुझे इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अभी अगर आप देखो ना, ग्लिच आ रहा है यहाँ पे रेड का। रीज़न क्या है? पहले टैग बनते हैं विदाउट बैकग्राउंड, जैसे ही वो इंटरनल CSS पे जाते हैं रेड लगाते हैं, बाद में येलो लगाते हैं। अब अगर यहाँ पर 1000 ऑफ टैग्स हों, ठीक है, तो सारे टैग्स बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे ही है ना। होगा क्या सारे, अगर हम ये CSS एंड पे लगाएंगे ना, बॉडी के एंड पे, होगा क्या सारे टैग्स 1 बाय 1 बनेंगे, उसके बाद एंड पे जाके उनकी डिज़ाइनिंग उन पे अप्लाई होगा क्या? फिर आप वेबसाइट पे गए हो, पहले आउटपुट कुछ और नज़र आ रही होगी, 2-3 सेकंड बाद कुछ और हो जाए, यहाँ से यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब हो। ठीक है, इस वजह से सीनियर्स ने हमें क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि आप क्या करें, पहले सारा का सारा डिज़ाइन लोड कर लें। ठीक है, मतलब इसको आप हेड में लगाएं, सारा का सारा डिज़ाइन लोड कर लें। एक बार सारी की सारी डिज़ाइनिंग लोड हो जाएगी ना, फिर HTML टैग बनाएगा तो उसके पास मतलब एविडेंस होंगे कि मैंने H1 पे ये स्टाइलिंग अप्लाई करनी है और इस तरह से शो करनी, क्योंकि डिज़ाइन पहले उसके पास आ गया हुआ H1 का। अब H1 बाद में बन रहा है तो उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। समझ आ गई? इस दैट्स द रीज़न कि हम इसको हेड में लगाएं। क्लियर है? हम ऐसे ही करेंगे, ये जस्ट मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है। अगर मैं इसको ऊपर कर दूं, आप कौन सी अप्लाई होगी? नीचे वाली होगी। ठीक है, इसलिए ये स्टैंडर्ड है कि नॉर्मली हम इंटरनल, ये मैं जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये पढ़ाए हैं, लेकिन हम ज़्यादा एक्सटर्नल ही काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि HTML में देखो हम HTML भी लिख रहे हैं, डिज़ाइनिंग भी कर रहे हैं, तो काम ख़राब होगा ना, इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं एक्सटर्नल को, कि आप बिल्कुल ही सेपरेट रखें डिज़ाइनिंग। कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड है कि हम जो इंटरनल है, सॉरी एक्सटर्नल है, इसका लिंक हम टाइटल से ऊपर रखते हैं और इंटरनल को टाइटल से नीचे रखते हैं। सही है, ये एक स्टैंडर्ड। अच्छा, स्टैंडर्ड से वो मतलब ना लिया करें कि और रुतबा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मार्केट में स्टैंडर्ड क्या होता है कि लोगों का काम कर करके ना एक रुझान बन गया है कि काम करना है तो ऐसे ही करना है, इसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई? अब अगर आप स्टैंडर्ड के ख़िलाफ़ काम करते हो, फिर आप तो ऑब्सोलीट हो जाओगे ना मार्केट से जल्दी, क्योंकि आपको अंडरस्टैंड करने वाला कोई नहीं होगा। फिर वो जारी बात है, आपको ही साइड पे होना पड़ेगा, मार्केट तो साइड से नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं? ओके, अब हमने ये भी अंडरस्टैंड कर लिया, ये इसको कहते हैं कैस्केडिंग रूल्स, कि किसको किस पे कितनी फोकियत हासिल है, ये इसको कहते हैं कैस्केडिंग रूल्स। ये भूलेंगे तो नहीं कभी? ठीक है, कल फिर इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट चलेंगे। ओके।